अध्याय 4291 शाश्वत स्तर का उपचार। अंतरिक्ष युद्ध तकनीक। लालची शैतान अंतरिक्ष हंसिया। लालच की दुनिया। एक हॉल से बाहर आने के बाद वांग टिंग एक मेचा कठपुतली के मार्गदर्शन में एक गलियारे की ओर चल पड़ा। लालची जाति के शैतान टाइटन के बारे में पूछने के बाद शाश्वत स्तर के मार्शल योद्धा चले गए। वे ज्यादा देर नहीं रुके और जल्दी में लग रहे थे। स्टार मेचा किंग के जाने से पहले उसने विशेष रूप से एक मेचा कठपुतली को वांग टेंग की देखभाल करने का आदेश दिया था। वांग टेंग ने अपने प्रदर्शन को याद किया और मन ही मन खुद को 100 अंक दिए। प्रतिष्ठा प्रचार पर निर्भर करती थी। ये शाश्वत स्तर के मार्शल योद्धा पदोन्नति के लिए सबसे अच्छे उम्मीदवार थे। आखिरकार वे काफी महत्वपूर्ण थे। अंधेरे प्रेतों से निपटने के लिए उन्होंने जो प्रयास किए वह इस छोटे से प्रदर्शन के लायक था। कहावत है ना, जो बच्चा रोना पसंद करता है उसे दूध पीने को मिलता है। वांग टेंग ये बात अच्छी तरह जानता था। कुछ समय बाद सामने खड़ा यांत्रिक योद्धा रुक गया। फिर उसने एक विशाल दरवाजा खोला जिससे एक भव्य और सुंदर कमरा सामने आया। ये कमरा पूरी तरह से सुसज्जित था। साधना हो या विश्राम, सब कुछ एक नजर में देखा जा सकता था। सबसे खास बात यह थी कि अंदर के कमरों से साइंस फिक्शन वाली अनुभूति होती थी। हर जगह रंग बिरंगी रोशनी चमक रही थी। ये बेहद खूबसूरत था। खिड़की से वह बाहर तारों से भरा आकाश भी देख सकता था। श्री वांग टिंग, यह आपका आवास है। यांत्रिक मार्शल योद्धा ने कृपया का इशारा किया। ये कमरा। वांग टिंग थोड़ा हैरान था। जिन लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं थी वे शायद इसे युद्ध किले के बजाय एक पर्यटक अंतरिक्ष यान समझ बैठे। क्या युद्ध किले पर इस तरह का कमरा बनाना उचित था? ये कमरा विशेष रूप से शाश्वत स्तर के मार्शल योद्धाओं के लिए है। हालांकि श्री वांग टेंग की पहचान विशेष है, इसलिए शाश्वत स्तर के मार्शल योद्धाओं ने श्री वांग टेंग को यहां रहने की अनुमति दी है, यांत्रिक मार्शल योद्धा ने कहा। वांग टेंग को ज्ञान प्राप्त हुआ। उसे यह समझ में आया कि यह शाश्वत स्तर के मार्शल योद्धाओं के साधना करने का स्थान है। आखिरकार शाश्वत स्तर के मार्शल योद्धाओं का दर्जा अलग होता है। उनके साथ विशेष व्यवहार किया जाना स्वाभाविक था। इसके अलावा मेचा जाति के निर्माण कौशल के साथ एक साधारण और सादा कमरा बनाने और उनके सामने मौजूद आलीशान कमरे जैसा कमरा बनाने में कोई अंतर नहीं था। एक को 1 सेकंड लगेगा और दूसरे को शायद 2 सेकंड। बेशक यह एक अतिशयोक्ति थी। तो मैं शिष्टाचार नहीं अपनाऊंगा। वांग टेंग ने सिर हिलाया। कृपया मेरी ओर से शाश्वत स्तर के मार्शल योद्धाओं को धन्यवाद दें। ठीक है श्रीमान वांग टेंग, अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो आप अपने कमरे में लगे इंटरकॉम से मुझे बुला सकते हैं। आपकी सेवा में अन्य यांत्रिक कठपुतलियां भी मौजूद रहेंगी। मेचा कठपुतली मुड़ी और चली गई। वाह, मेचा जाति दूसरों की सेवा करने में वाकई बहुत अच्छी है। वांग टेंग भावुक हो गया। उसे ऐसा नहीं लग रहा था कि वह यहां लड़ने आया है, बल्कि उसे लग रहा था कि वह यहां मौज मस्ती करने आया है। हालांकि यात्रा थका देने वाली थी। अब जब वह युद्ध किले में पहुंच गया था तो वह आराम कर सकता था। यह आसान नहीं है। वांग टेंग बैठक कक्ष में नर्म सोफे पर बैठ गया। उसने खुद को सोफे में धंसने और पूरी तरह लेट जाने दिया। उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का प्रयोग किया। रैक पर रखी शराब और गिलास स्वतः ही उड़कर उसके सामने मेज पर आ गिरे। फिर वे शराब से भर गए। शराब का गिलास अपने आप वांग टेंग की ओर उड़ गया। उसने गिलास को थोड़ा सा झुकाया और शराब अपने मुंह में डाल ली। ये बहुत ही शानदार लग रहा है। वांग टेंग ने आंखें सिकोड़कर हैरानी से कहा। वांग टेंग। राउंड बॉल की आवाज वांग टेंग के दिमाग में गूंजी। बोलो, वांग टेंग ने कहा। मेरे पास एक बुरी खबर है और एक अच्छी खबर। आप पहले कौन सी सुनना चाहते हैं? राउंड बॉल ने पूछा। मुझे असमंजस में मत रखो, सीधे सीधे बताओ, वांग टेंग ने गुस्से से कहा। ठीक है, तुम्हें जरा भी हास्यबोध नहीं है। बुरी खबर यह है कि फ्लेमिंग रिवर अंतरिक्ष यान बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। अच्छी खबर यह है कि मेचा जाति ने इसकी मरम्मत में मदद कर दी है। राउंड बॉल ने मुंह बनाया। मेचा जाति की सेवा वाकई बहुत अच्छी है, वांग टेंग ने फिर अफसोस जताया। लेकिन फिर भी फ्लेमिंग रिवर अंतरिक्ष यान दुर्भाग्य से भरा हुआ है। ये कई बार क्षतिग्रस्त हो चुका है। तुम्हें किसने कहा कि तुम हर समय इतनी भयानक शक्तियों को परेशान करो? राउंड बॉल ने शिकायत की। क्या मैंने उन्हें उकसाया था?
बल्कि उन्होंने ही मुझे उकसाया था। वांग टेंग अवाक रह गया। स्वर्ग स्तर के अन्य योद्धा शैतानी दिग्गजों को चुनौती नहीं दे पाएंगे। तुम्हारे आसपास रहना हमेशा रोमांचक होता है। राउंड बॉल ने हल्के से हंसते हुए कहा। क्या अच्छा लग रहा है? वांग टेंग ने पूछा। गोल गेंद। अगर अच्छा लगा तो मैं तुम्हें इसे दोबारा करने दूंगा, वांग टेंग ने मन ही मन कहा। ऐसा करना जरूरी नहीं है। राउंड बॉल ने अपनी आंखें घुमाई। फिर वह गंभीर होकर बोला, दरअसल फ्लेमिंग रिवर अंतरिक्ष यान को हुआ नुकसान शायद अच्छी बात है। ओह, आपका क्या मतलब है? वांग टेंग आश्चर्यचकित हो गया। बिल्कुल पिछली बार की तरह जब सोलर ड्रैगन रेस ने आपकी मदद की थी अंतरिक्ष यान की मरम्मत करने के लिए। अंत में आपने ब्रह्मांड के चरम चरण में एक फ्यूजन फायर स्पेसक्राफ्ट प्राप्त किया। अब अगर मेचा रेस अंतरिक्ष यान की मरम्मत में आपकी मदद करे तो आपको क्या मिलेगा? राउंड बॉल ने अर्थपूर्ण स्वर में कहा। अच्छा हुआ, तो यही तुम्हारी योजना थी। वांग टेंग की आंखें चमक उठी। वह सोफे से उठ बैठा। अगर वे उसे अपने अंतरिक्ष यान को शाश्वत स्तर तक ले जाने में मदद कर सके तो कितना अच्छा होगा। इसे अनंत स्तर के अंतरिक्ष यान में अपग्रेड करने के बारे में सोचना भी मत। राउंड बॉल को मानो पता था कि वह क्या सोच रहा है। उसने आंखें घुमाई और आगे कहा, ब्रह्मांड स्तर के अंतरिक्ष यान को भी अनंत स्तर तक अपग्रेड करने के लिए बहुत सारे संसाधनों की आवश्यकता होगी। मेचा जाति बिना किसी कारण के तुम्हारी मदद क्यों करेगी? इतना ही नहीं, यह एक युद्ध है। संसाधनों की मांग है। शायद उनके पास आपके अंतरिक्ष यान को उन्नत करने में मदद करने के लिए अतिरिक्त संसाधन नहीं है। वांग टेंग सोफे पर लेट गया। उसकी दिलचस्पी तुरंत खत्म हो गई। मरने का नाटक करना बंद करो। राउंड बॉल अवाक रह गया। क्या तुम्हारे पास कोई अनंत स्तर का अंतरिक्ष यान नहीं है? मैं उस अंतरिक्ष यान का लापरवाही से इस्तेमाल नहीं कर सकता, वांग टेंग ने कहा। भागते समय भी मैंने इसका इस्तेमाल करने की हिम्मत नहीं की। नहीं तो अगर तियांजू ग्रह के लोग इसे देख लेंगे तो उन्हें मुझ पर शक हो जाएगा। उस समय मेरी मेहनत से बनाई गई छवि नष्ट हो जाएगी। एक शाश्वत स्तर का अंतरिक्ष यान होना ही काफी है, राउंड बॉल ने कहा। तुम्हारी विकास गति के आधार पर तुम निश्चित रूप से अपना एक शाश्वत स्तर का अंतरिक्ष यान प्राप्त कर पाओगे। उस समय तुम्हें छिपने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, बिल्कुल, मैं इसे खुद बनाऊंगा। वांग टेंग को दिलचस्पी हुई। उसने सिर हिलाया और कुछ सोचा। उसने पूछा, ओह हाँ, आपने कहा था कि अगर मेचा रेस अंतरिक्ष यान की मरम्मत में मदद करे तो मुझे कुछ फायदे होंगे। क्या फायदे? बेशक, यह मेचा रेस की तकनीक है जो ब्रह्मांड के चरम स्तर पर है, लेकिन तकनीक अलग है, इसलिए इसके प्रभाव भी अलग होंगे। राउंड बॉल ने समझाया, फ्लेमिंग रिवर अंतरिक्ष यान में पहले से ही सोलर ड्रैगन ग्रह की आग को मिलाने की विशेषता मौजूद है। अगर आप इसमें मेचा रेस की तकनीक को भी शामिल कर लें, तो आपका अंतरिक्ष यान अद्भुत हो जाएगा। उस समय ब्रह्मांड में ऐसे बहुत कम अंतरिक्ष यान होंगे जो फ्लेमिंग रिवर का पीछा कर सकें। तुम्हारी बात सही है। वांग टेंग ने अपनी ठुड्डी को छुआ। राउंड बॉल की व्याख्या से उसे लगा कि उसे बहुत कुछ सीखने को मिला है। अन्य लोगों को तो अंतरिक्ष यान के विकास में मेचा जाति से मदद मांगने का मौका भी नहीं मिला। क्या इसका मतलब ये था कि उसे फ्लेमिंग रिवर को कुछ और बार नुकसान पहुंचाना चाहिए? फ्लेमिंग रिवर, धन्यवाद। चूंकि मेचा जाति की निर्माण क्षमता इतनी शक्तिशाली है तो फिर ऐसा क्यों हुआ? एन लैन ने मुझसे 1000 शस्त्रों वाला पोत बनाने को कहा है। वांग टेंग अचानक कुछ सोचने लगा और थोड़ा हैरान रह गया। ये सामान्य बात है। मेचा जाति की लोहार कला हमारी सामान्य लोहार कला से अलग है। उन्हें एक उत्तम हथियार बनाने के लिए कुछ परिष्कृत मशीनों का उपयोग करना पड़ता है। उनमें और सामान्य लोहारों में अंतर यह है कि वे सटीक उपकरण बना सकते हैं। अगर यह कोई साधारण लोहार होता तो उसे इन उत्कृष्ट उपकरणों को बनाने में काफी समय लगता। गोल गेंद ने अपना सिर हिलाया और धीरे से कहा, मैं समझ गया। वांग टेंग ने गहरी सोच में सिर हिलाया। तो फिर इसे गढ़ाई के बजाय विनिर्माण कहना अधिक उचित होगा। बिल्कुल सही। राउंड बॉल ने सिर हिलाया। अगर हम अत्याधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो मेचा जाति के किसी व्यक्ति को ग्रैंडमास्टर या संत स्तर का लोहार बनने से पहले कई वर्षों तक लोहार का काम सीखना पड़ेगा। सीधी बात कहूं तो लेवल बढ़ाने के लिए आपको अनुभव अर्जित करना होगा। वांग टेंग हंस पड़ा। बिल्कुल, मेचा जाति भी जीवन की एक जाति है। राउंड बॉल मुस्कुराया।
दरअसल उनकी सबसे बड़ी ताकत उनकी बड़े पैमाने पर उत्पादन करने की क्षमता है। जब तक पर्याप्त संख्या में मेचा पपेट्स मौजूद हैं, बड़े आकार की मशीनरी बनाना बहुत आसान है। इतना ही नहीं, मेचा रेस का कोई भी व्यक्ति जितना शक्तिशाली होता है, उसकी निर्माण क्षमता भी उतनी ही अधिक होती है। एन लेन तो बस स्वर्ग लोक की एक मार्शल आर्टिस्ट है। योद्धा, उसे विकसित होने के लिए बहुत समय चाहिए। दोनों ही स्थिति में मेचा जाति में अपार क्षमता है। यह एक विशेष जाति है। वांग तेन की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने हल्के से सिर हिलाया और आगे कहा, वे केवल मित्र हो सकते हैं, शत्रु नहीं। क्या अब तुम उनके दोस्त नहीं हो? राउंड बॉल मुस्कुराया। वांग तेंग ने हल्की सी मुस्कान दी। ग्रेट कियान ग्रह पर आनलैन के साथ अच्छे संबंध स्थापित करने के बाद आज उन्हें इतनी अच्छी प्रतिक्रिया मिलने की उम्मीद नहीं थी। वांग तेंग ने इसके बारे में सोचना बंद कर दिया और अपने लाभ गिनने लगा। वह लंबे समय से लालची जाति के शैतान टाइटन से निकलने वाले गुणों के बुलबुले पर नजर रखे हुए था। डार्क कॉन्स्टेलेशन फोर्स और अर्धचरण ब्रह्मांड स्तर की आत्मा के बारे में ज्यादा कुछ कहने को नहीं था। वांग टेंग ने इस बार कई गुण प्राप्त किए, जिससे उसे अपनी नींव मजबूत करने में मदद मिली। वांग टेंग के मन में एक विशेष गुण प्रकट हुआ। उसने विस्मयबोध से कहा, आश्चर्य, दिव्य स्तर की काली प्रतिभा। वांग टेंग ने काफी समय से कोई दिव्य प्रतिभा प्राप्त नहीं की थी। दिव्य प्रतिभाएं वाकई दुर्लभ होती हैं। आम लोगों के पास ये प्रतिभा नहीं होती। इस बार उसने शैतान टाइटन से दिव्य स्तर की अंधकार में प्रतिभा प्राप्त की। वांग टेंग ने तुरंत महसूस किया कि उसकी दिव्य स्तर की काली शक्ति में जबरदस्त वृद्धि हो रही है। वह काली शक्ति के प्रति अधिक संवेदनशील हो गया। भले ही वह प्रकाश के ब्रह्मांड में था, फिर भी वह अंधकार की शक्ति की उपस्थिति को महसूस कर सकता था। दिव्य स्तर की काली प्रतिभा 69,500 बटा 1,00,000। यह इतना ऊपर चढ़ गया। वांग टेंग आश्चर्यचकित था। उनकी दिव्य स्तर की अंधकार में प्रतिभा विशेषता 32,000 अंक बढ़कर लगभग 70,000 अंक तक पहुंच गई। वह अपने लक्ष्य से केवल 30,000 अंक दूर थे। महत्वपूर्ण खोज। लालच की जाति का वह शैतानी दानव काफी प्रतिभाशाली प्रतीत होता था। अगला नंबर था ग्लूटनी रेस ग्लूटनी स्पेस के टैलेंट का। लालच का स्थान 43,500 बटा 50,000 5वां स्थान। दो उच्चस्तरीय शैतान सम्राटों की लालच क्षमता केवल चौथे स्तर पर थी। लालची जाति के शैतान टाइटन से प्राप्त गुणधर्म बुलबुले उससे भी बेहतर थे। उनकी लालच क्षमता 5वें स्तर तक पहुंच गई थी। इसके अलावा इसमें 43,500 एट्रीब्यूट पॉइंट्स थे। ये 5वें स्थान के शिखर के करीब था। उस शैतानी दानव की प्रतिभा बहुत ही प्रबल है। वांग टेंग हक्का बक्का रह गया। अपनी प्रतिभा के बल पर वह किसी भी समय छठे दर्जे के लालच क्षेत्र में प्रवेश कर सकता है। उस समय वह और भी शक्तिशाली हो जाएगा। वांग टेंग गंभीर हो गया। 5वें दर्जे के लालच क्षेत्र से निपटना ही इतना कठिन था। छठे दर्जे तक पहुंचने पर क्या होगा? दुर्भाग्यवश वह किसी को बता नहीं सका। उसे उम्मीद थी कि प्रकाश ब्रह्मांड के शाश्वत स्तर के योद्धा अगली बार युद्ध के मैदान में उससे मिलने पर लालची जाति के शैतान टाइटन को यथाशीघ्र मार गिराएंगे। यदि ऐसा नहीं हुआ, तो भविष्य में अनगिनत मुसीबतें आएंगी। वांग टेंग ने गहरी सांस ली और इसके बारे में सोचना बंद कर दिया। उसने अगले एट्रीब्यूट बबल्स को देखना जारी रखा। उसके मन में लालच के मुख से संबंधित प्रासंगिक ज्ञान प्रकट हुआ, जिससे इस युद्ध तकनीक पर उसकी पकड़ में तेजी से वृद्धि हुई। लालच का मुख विकास प्रकार 2600 बटा 30,000 बड़ी उपलब्धि। लालच का मुख, जो पहले ही छोटी उपलब्धि के चरण तक पहुंच चुका था, सीधे बड़ी उपलब्धि के चरण तक पहुंच गया। इसके बाद दो नई युद्ध तकनीकों का ज्ञान प्राप्त हुआ। ये तकनीकें वांग टेंग के मन में प्रकट हुई। अगले ही पल लालची जाति के काले प्रेत की छाया एकत्रित हुई और उसने दो पूरी तरह से अलग अलग युद्ध तकनीकों को अंजाम दिया। एक आकृति ने अपनी मुक्केबाजी की कला का प्रदर्शन किया और एक भयानक मुक्के का निशान छोड़ा। यह एक विशालकाय तारा दानव से टकराया। विशालकाय तारा दानव दर्द से चीख उठा। उसके शरीर पर पड़ रहे प्रहारों से वह इस प्रकार बिखरने लगा मानो उसे कोई खा रहा हो। दूसरे व्यक्ति ने एक विशाल दरांती पकड़ रखी थी और हवा में एक भयानक काली तलवार जैसी चमक बिखेर दी। जब उसने वार किया, तो अंतरिक्ष फट गया और वह प्रकाश ब्रह्मांड के एक योद्धा के सामने प्रकट हुआ। प्रकाश ब्रह्मांड के उस योद्धा का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन वह अत्यंत शक्तिशाली था। वह शाश्वत स्तर का योद्धा था।
हालांकि जैसे ही काली तलवार की चमक पड़ी, प्रकाश ब्रह्मांड के उस योद्धा का हमला भी चकनाचूर हो गया। वह उसका सामना नहीं कर सका। स्प्लैट! प्रकाश ब्रह्मांड के उस योद्धा के 2 टुकड़े कर दिए गए। हवा में ताजा खून की महक फैल गई। हालांकि वह मरा नहीं था, लेकिन प्रकाश ब्रह्मांड का ये शाश्वत स्तर का मार्शल योद्धा गंभीर रूप से घायल हो गया था और उसे भागना पड़ा। यह तस्वीर का अंत था। वांग तेंग अपनी ज्ञान प्राप्ति से मुक्त हो गए और स्तब्ध रह गए। इस मुक्केबाजी कौशल में लालच की शक्ति समाहित थी। यह प्रतिद्वंदी के शरीर को चूर चूर कर सकती थी। ये युद्ध तकनीक थोड़ी डरावनी थी। दूसरी युद्ध तकनीक और भी भयावह थी। इसमें अंधकार और अंतरिक्ष की शक्ति समाहित थी। ये युद्ध तकनीक लालची जाति के शैतान टाइटन द्वारा इस्तेमाल की जाती थी। एक ऐसा हमला जिसमें अंतरिक्ष शक्ति समाहित है। वांग टेंग की आंखें चमक उठी। वह आश्चर्यचकित और प्रसन्न था। चाहे कुछ भी हो जाए, ये युद्ध तकनीक अब उसकी थी। इस तरह वह अपनी काली शक्तियों में अंतरिक्ष की शक्ति का प्रयोग कर सकता था। ग्लूटनी फिस्ट डेविल टाइटन स्टेज 3000/15000 छोटी उपलब्धि। ग्लूटनी डेविल स्पेस सिकल डेविल टाइटन स्टेज 8000/15000 छोटी उपलब्धि। ये दोनों ही डेविल टाइटन स्तर की युद्ध तकनीकें हैं। दोनों ही शक्तिशाली हैं। हालांकि ग्लूटोनस डेविल स्पेस सिकल ज्यादा शक्तिशाली है। वांग टेंग ने एट्रीब्यूट्स बोर्ड पर नजर डाली और संतुष्ट महसूस किया। ये सिर्फ इसलिए नहीं था कि वे डेविल टाइटन थे, बल्कि इसलिए भी कि दोनों ही युद्ध तकनीकें उच्च स्तर की उपलब्धि तक पहुंच चुकी थी। वह लालची जाति के उस दानव टाइटन की ताकत देखकर दंग रह गया। युद्ध तकनीकों में उसकी महारत अद्भुत थी। ये किसी साधारण व्यक्ति के बस की बात नहीं थी। वह वाकई एक दुर्जेय प्रतिद्वंद्वी था। युद्ध तकनीकों को आत्मसात करने के बाद वांग टेंग के मन में एक धर्मग्रंथ का ज्ञान प्रकट हुआ। लालच शैतान शास्त्र शैतान टाइटन चरण 17600/30000 छोटी उपलब्धि। इस ग्रंथ ने भी एक छोटी सी उपलब्धि हासिल कर ली है। वांग टेंग बेहद खुश था। अंततः वांग टेंग के मन में 4 अलग अलग ज्ञान की प्राप्ति हुई और वे क्षेत्र, उत्पत्ति और यहाँ तक कि विश्व शक्ति और शाश्वतता में परिवर्तित हो गए। शक्ति। लालच डोमेन 3300/9000 9वें स्तर का एकीकरण चरण। अंधकार का उद्गम 18000/70000 7वां रैंक। लालच की दुनिया 16000/70000 7वां स्थान। शाश्वत पदार्थ 30000/30000 तृतीय श्रेणी। लालच का क्षेत्र चौथे स्तर से छलांग लगाकर ऊपर पहुंच गया। 9वां स्तर। यह एक बहुत बड़ी छलांग थी। वांग टेंग जानता था कि एकीकरण चरण डोमेन का स्तर बढ़ाना कितना कठिन है। यहां तक कि एक सामान्य डेविल टाइटन भी शायद इसे नहीं बढ़ा पाएगा। 9वें स्थान पर, लेकिन इस शैतानी दानव ने ही यह कर दिखाया। अंधकार का उद्गम 5वें स्थान से 7वें स्थान पर पहुंच गया। और यह उत्थान भी जबरदस्त रहा। एकीकरण चरण के डोमेन की तुलना में मूल शक्ति में वृद्धि करना और भी कठिन था। इसे 2 गुना बढ़ाना भी एक बड़ी उपलब्धि थी। स्तर। लालच की दुनिया ने वांग टेंग को आश्चर्यचकित कर दिया। पहले तो उसे लगा कि लालच जाति की विश्वशक्ति अन्य अंधकार में शक्तियों से अलग नहीं है। लेकिन शैतान टाइटन की विश्वशक्ति प्राप्त करने के बाद उसे पता चला कि अंधकार में शक्तियों ने ही लालच की इस विशेष दुनिया का निर्माण किया था। यद्यपि यह भी एक प्रकार की विश्वशक्ति थी, फिर भी यह निस्संदेह कहीं अधिक विशिष्ट थी। इसमें लालच की भयावह शक्ति समाहित थी। दोनों उच्च श्रेणी के शैतान सम्राट लालची जाति के अंधकार में प्रेत की शक्ति को बिल्कुल भी नहीं समझ पाए। वांग टेंग ने अपना सिर हिलाया। उसे लालच की दुनिया नहीं मिली, और वह भी उसे लालची जाति के शैतान टाइटन से ही मिली। अंतर बहुत स्पष्ट था, और वे दोनों लालच की जाति के प्रतिभाशाली थे। अंततः वांग टेंग को एहसास हुआ कि उसका शाश्वत पदार्थ तीसरे दर्जे के शिखर पर पहुंच गया है। यह अंततः पूर्णता की अवस्था में था। पहले उनमें कुछ कमियां थीं। लाख कोशिश करने के बावजूद वे शिखर तक नहीं पहुंच पाए। इस वजह से वे दुखी रहते थे। अब वह अंततः तीसरे रैंक के शिखर पर पहुंच गया था। जल्द ही वह चौथे रैंक पर भी पहुंच जाएगा। लालची जाति के शैतान टाइटन के गुण बुलबुलों की गिनती करने के बाद वांग टेंग ने एक और गुण बुलबुले को देखा। ये गोंगयांग यू के गुण संपन्न बुलबुले थे। वांग टेंग को दूसरे न्यायाधीश में उतनी ही दिलचस्पी थी जितनी कि लालच की जाति के शैतान टाइटन में। यह पहली बार था जब उसने किसी जीवित न्यायाधीश को देखा था। इससे पहले उसने उनके बारे में केवल कहानियों में ही सुना था।
देखने से तो ऐसा लगता है कि जज वाकई बहुत शक्तिशाली था। सामान्य स्तर के मार्शल योद्धा भी उनके सामने कुछ नहीं थे। वांग टेंग ने अपना ध्यान वापस एट्रीब्यूट बबल्स पर केंद्रित कर लिया। उसके शरीर में जल नक्षत्र बल की एक विशाल लहर प्रकट हुई। यह उसके अंगों से होकर गुजरी और उसके अराजक ग्रहीय क्षेत्र में एकत्रित हो गई। वांग टेंग की जल नक्षत्र शक्ति तुरंत पुनः भर गई। अतीत में, जब वह लालची जाति के दानव टाइटन से भाग रहा था, तो उसने अपनी सारी शक्तियों को अपनी नक्षत्र अराजकता शक्ति में मिला दिया था और उसे खर्च कर दिया था। सामान्य परिस्थितियों में, उन्हें ठीक होने में लंबा समय लगेगा। गुनयांग यू के एट्रीब्यूट बबल्स को उठाने के बाद, उसकी जल नक्षत्र शक्ति पूरी तरह से ठीक हो गई। अंत में, मुझे थोड़ी संतुष्टि महसूस हो रही है। जब उसने शैतान टाइटन से डार्क कॉन्स्टेलेशन फोर्स को अवशोषित किया था, तब उसे ऐसा महसूस नहीं हुआ था। वह प्रकाश ब्रह्मांड में चल रहा था, इसलिए डार्क कॉन्स्टेलेशन फोर्स उसके लिए बेकार थी। उसे इसे पुनः प्राप्त करना सुरक्षित नहीं लगा। इसके बजाय, जब उसने पानी का उपयोग किया, तो उसे मजबूती का एहसास हुआ। कॉन्स्टेलेशन फोर्स को बहाल कर दिया गया। जल नक्षत्र की शक्ति को आत्मसात करने के बाद, उन्हें अर्धचरण ब्रह्मांडीय स्तर की आध्यात्मिक विशेषता प्राप्त हुई। वांग टेंग ने हाल ही में कई गुण संवर्धन प्राप्त किए थे, इसलिए उसकी आध्यात्मिक शक्ति अत्यंत प्रबल थी। ऐसा लग रहा था कि वह किसी भी क्षण ब्रह्मांडीय स्तर को पार कर सकता है। अपने वर्तमान शारीरिक गठन के साथ, उसके लिए ब्रह्मांड स्तर तक प्रगति करना कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। दिव्य स्तर की जल प्रतिभा, वांग टेंग ने धीरे से हौंफते हुए कहा। वह सचमुच अचंभित था। गुनयांग यू के पास भी दिव्य स्तर की प्रतिभा थी। दिव्य स्तर जल प्रतिभा 38,800 बटा 1 लाख। जैसे ही गुणों के बुलबुले वांग टेंग के शरीर में समाहित हुए, उसने तुरंत अपने शरीर में एक ठंडक महसूस की, जिससे उसकी जल प्रतिभा बढ़ गई। अचानक, उसके चारों ओर मौजूद जल नक्षत्र शक्ति अनजाने में उसकी ओर बढ़ी और उसके शरीर में समाहित हो गई। वांग टेंग ने अपनी जल नक्षत्र शक्ति को नहीं छिपाया। यह डार्क कॉन्स्टेलेशन फोर्स जैसा नहीं था, जो एक बार उजागर हो जाने पर सभी का निशाना बन जाता। वह जल नक्षत्र की शक्ति को अपनी इच्छानुसार अवशोषित कर सकता था। बुरा नहीं, बुरा नहीं। वांग टेंग को लगा कि जल तत्व के बारे में उसकी समझ और अधिक स्पष्ट और गहरी होती जा रही है। उसके पास पहले से ही जल तत्व से संबंधित कई शारीरिक क्षमताएं थीं और उसने उन्हें पुनर्तः जल दैवीय शरीर में समाहित कर लिया था। जल शक्ति के साथ उसका जुड़ाव अत्यंत उच्च था। हालांकि, उनमें से अधिकतर शारीरिक प्रतिभाएं थीं। वे जल तत्व के प्रति उनके ज्ञान को बढ़ा सकती थीं, लेकिन ये दिव्य स्तर की जल प्रतिभा जितनी अच्छी नहीं होती। जल की शक्ति को समझने के मामले में, दिव्य स्तर की जल प्रतिभा एक बाघ को पंख देने के समान थी। दिव्य स्तर की जल प्रतिभा और विभिन्न जल शरीरों का संयोजन एक दूसरे का पूरक था। इसके परिणाम बेहतर थे। वांग टेंग ने सिर हिलाया। अगला एट्रीब्यूट बबल उठाते ही वह दंग रह गया। महासागरीय दिव्य काया। यह एक शक्तिशाली जल तत्व से युक्त शरीर था। उसे लगा कि उसके पास कई जल शरीर हैं, लेकिन पलक झपकते ही एक आंख की जगह उसे नई आंख मिल गई। वांग टेंग ने ज्यादा सोचे बिना ही एट्रीब्यूट बबल्स को अवशोषित करना शुरू कर दिया। उसके शरीर में एक विशेष ऊर्जा प्रकट हुई। वह कांप उठा और उसका शरीर अनैच्छिक रूप से रूपांतरित और उदात्त होने लगा। स्विश, पानी बहने की आवाज सुनाई दे रही थी। अनंत जल नक्षत्र शक्ति उमड़ पड़ी और वांग टेंग को घेर लिया। फिर, यह एक वास्तविक जलधारा में परिवर्तित हो गई और उसे अपने आगोश में ले लिया। उसका शरीर, ये है। वांग टेंग को एक जानी पहचानी अनुभूति हुई। जब उन्हें चौथे दर्जे की दिव्य पवन प्राप्त हुई तो उन्हें ऐसा ही महसूस हुआ। स्पिरिट फिजिक। उसके पास ज्यादा सोचने का समय नहीं था। पानी उसके रोम छिद्रों से, यहां तक कि उसके 7 छिद्रों से भी अंदर बाहर बह रहा था। इसने कुछ हद तक उसे प्रभावित किया। अशुद्धियां बहुत कम थीं। उन्हें नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता था। आंख, पवन आत्मा के दिव्य शरीर के शुद्धिकरण के बाद वहां थे। उसके शरीर में बहुत कम अशुद्धियां बची थीं। यदि महासागरीय दिव्य शरीर 5वें स्तर तक न पहुंचा होता, तो ये अशुद्धियां नहीं होती। निकाला गया। उनके शारीरिक रूप में परिवर्तन के बाद शुद्धिकरण प्रभाव नष्ट हो गया। वांग टेंग ने अपने एट्रीब्यूट बोर्ड को देखा। महासागरीय दिव्य काया 6500 बटा 50,000 5वां स्थान। जल तत्व से युक्त ये शारीरिक शक्ति अत्यंत शक्तिशाली है।
यह बाइचुवान दिव्य शारीरिक शक्ति या यूनजांग शारीरिक शक्ति से कमजोर नहीं है। वांग तेन की आंखें चमक उठी क्योंकि उसने अपने शरीर में आए परिवर्तनों को महसूस किया। महासागरीय दिव्य शारीरिक शक्ति और सामान्य जल शारीरिक शक्तियों में अंतर था। इसमें सागर की विशालता और भव्यता समाहित थी। इसलिए इस प्रकार की शारीरिक बनावट वाले व्यक्ति द्वारा विकसित जल नक्षत्र बल अत्यंत प्रचुर मात्रा में था। सामान्य जल तत्व के मार्शल योद्धा इसका मुकाबला नहीं कर सकते थे। इसकी तुलना इससे की जा सकती है। आप कह सकते हैं कि जिस क्षण इस फिजिक को जागृत किया गया, इसका मालिक शुरुआती पंक्ति में सबसे आगे था। वह अपने साथियों के बीच लगभग अजेय था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि गोनग्यांग यू इतना शक्तिशाली था। वांग तेन की आंखें चमक उठी। वह गहरी सोच में डूबा हुआ था। हालांकि इस शारीरिक क्षमता को प्राप्त करने के बाद उनकी जल शारीरिक शक्ति और भी मजबूत हो गई। दरअसल वांग तेन का जल तत्व वाला शरीर कमजोर नहीं था। हालांकि उसे एक अधिक शक्तिशाली जल तत्व वाले शरीर से कोई आपत्ति नहीं थी। क्या मैं इन्हें आपस में मिला सकता हूं? वांग तेंग ने मन ही मन सोचा। पिछली बार बाइचुवान दिव्य शरीर और यूनजांग शरीर मिलकर सच्चे जल दिव्य शरीर का निर्माण कर चुके थे। क्या वह इस बार भी इन्हें मिला पाएगा? उसने तुरंत एट्रीब्यूट बोर्ड की ओर देखा और मुस्कुराया। जैसा कि उम्मीद थी, ओशनिक डिवाइन फिजिक के पीछे मर्जेबल शब्द दिखाई दिए। विलय करो। वांग तेंग के मन में तुरंत एक विचार आया। जल तत्व काया जोड़ बाइचुवान दिव्य काया जोड़ यूनजेंग काया जोड़ महासागरीय दिव्य काया इक्वल सच्चा जल दिव्य काया 32,000 बटा 50,000 5वीं रैंक। क्या यह अभी भी सच्चा जल दैवीय शरीर है? वांग तेन गहरी सोच में डूबा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि यह शरीर वाकई शक्तिशाली है। यह अन्य शरीरों के साथ संगत है। हालांकि उसके शारीरिक गठन में कोई बदलाव नहीं हुआ, लेकिन उसकी विशेषता में 7,000 अंकों की वृद्धि हुई। ये बुरा नहीं था। विलय के बाद वांग तेंग ने अपने शरीर में बदलाव महसूस किया। महासागरीय दिव्य शरीर की विशिष्टता समाप्त नहीं हुई, बल्कि यह सच्चे जल दिव्य शरीर में विलीन हो गई। इसका मतलब यह था कि जब वांग तेंग भविष्य में जल नक्षत्र बल का अभ्यास करेगा, तो वह एक सामान्य व्यक्ति की तुलना में अधिक मोटा और अधिक शक्तिशाली होगा। बेशक शुरू से ही उसकी शक्ति एक सामान्य मार्शल योद्धा की तुलना में कहीं अधिक थी। हालांकि इस शारीरिक विशेषता के साथ उसकी जल नक्षत्र शक्ति फिर से दोगुनी हो सकती है। यह महासागरीय दिव्य शरीर का लाभ था। यह भले ही सिर्फ 2 बार हुआ हो, लेकिन इसका जो प्रभाव पड़ा वह अकल्पनीय था। वांग तेंग की जल नक्षत्र शक्ति सभी शक्तियों में सबसे प्रचुर शक्ति बन गई। काफी शक्तिशाली, वांग तेंग ने प्रशंसा की। वह गुणों के बुलबुलों को अवशोषित करता रहा। इस बार यह युद्ध तकनीक का ज्ञानोदय था। उसके मन में 2 आकृतियां एकत्रित हुई। उसी समय एक विशाल समुद्र प्रकट हुआ। दोनों आकृतियां समुद्र में मार्शल आर्ट का अभ्यास कर रही थीं। धमाका। एक आकृति ने मुट्ठी तानकर एक के बाद एक विशाल लहरों से युद्ध किया। उस भयानक नीली मुट्ठी ने असीम जल शक्ति का संचार किया और सैकड़ों मीटर ऊंची लहरों को चकनाचूर कर दिया। यह एक भव्य दृश्य था। दूसरे व्यक्ति द्वारा रचा गया दृश्य कमजोर नहीं था। उसने अपनी युद्ध तलवार पकड़ी हुई थी और नीली तलवार की चमक समुद्र में बिखेर दी। उन्होंने मिलकर कुछ 100 मीटर चौड़ा एक भंवर बना दिया। यह भयावह था। गर्जन। समुद्र में विशालकाय समुद्री जीव दहाड़ रहे थे। वे समय रहते बच नहीं पाए और भंवर में फंसकर चूर चूर हो गए। पल भर में पूरा समुद्र लाल रंग में रंग गया। ओशनिक सेंट फिस्ट शाश्वत स्तर 3500 बटा 15,000 छोटी उपलब्धि। ओशनिक डिवाइन स्वॉर्ड शाश्वत स्तर 6,000 बटा 15,000 छोटी उपलब्धि। उपलब्धि 2 शाश्वत स्तर की युद्ध तकनीकें और दोनों ही लघु उपलब्धि स्तर तक पहुंच चुकी हैं। वांग तेंग की आंखें चमक उठी। उनके मन में आए इस विचार ने उन्हें और भी प्रसन्न कर दिया। ये दोनों युद्ध तकनीकें अत्यंत शक्तिशाली थीं। इनमें असीम आभा और समुद्र की विशालता व्याप्त थी। ये लालची जाति के शैतान टाइटन की युद्ध तकनीकों से कमजोर नहीं थी। हालांकि यह ग्लूटोनस डेविल स्पेस सिकल से थोड़ा कमजोर था, लेकिन बहुत ज्यादा कमजोर नहीं था। साथ ही युद्ध की तकनीक इस बात पर निर्भर करती थी कि वह तकनीक किसके पास है। गोनग्यांग यू के हाथों में ये 2 युद्ध तकनीकें लालची जाति के दानव टाइटन को चुनौती देने के लिए काफी थी। यही सब कुछ साबित करने के लिए पर्याप्त था। वांग तेंग के हाथों में कहने के लिए कुछ भी नहीं था।
यद्यपि उसका स्तर गोनग्यांग यू जितना ऊंचा नहीं था, फिर भी उसकी शक्ति अपार थी और उसमें शाश्वत तत्व समाहित था। वह जितनी शक्ति प्रकट कर सकता था, वह निश्चित रूप से कम नहीं थी। अगला चरण था क्षेत्र ज्ञानोदय। वांग टेंग के मन में एक नीला क्षेत्र प्रकट हुआ। उसमें एक विशाल समुद्र था। यह अंतहीन और भयावह था। यह रक्त सागर क्षेत्र वांग टेंग के रक्त सागर के बराबर था। कार्य क्षेत्र। वहां रक्तपात की कोई प्रवृत्ति नहीं थी, लेकिन एक विशाल और राजसी उपस्थिति थी जो सब कुछ कुचलने में सक्षम प्रतीत होती थी। महासागरीय क्षेत्र 4200 बटा 9009वें स्तर का एकीकरण चरण। महासागरीय क्षेत्र। वांग टेंग ने गहरी सांस ली। एक तेज आवाज आई। उसकी आंखों में चमक थी। एक और एकीकरण चरण 9वें स्तर का डोमेन। यह एक जल क्षेत्र था। वांग टेंग द्वारा इसके ज्ञान को आत्मसात करने के बाद उसका जल क्षेत्र अत्यंत शक्तिशाली हो गया। जल क्षेत्र 4500 बटा 7007वें स्तर का एकीकरण चरण। जल क्षेत्र चौथे स्तर के एकीकरण चरण से 7वें स्तर के एकीकरण चरण तक पहुंच गया। यह एक ही बार में 3 स्तरों तक ऊपर चढ़ गया। वांग टेंग को इसकी उम्मीद नहीं थी। कुल मिलाकर महासागरीय क्षेत्र जल तत्व का क्षेत्र था। हालांकि जल क्षेत्र अधिक व्यापक था, इसलिए यह 9वें स्तर के एकीकरण चरण तक नहीं पहुंच पाया। वांग टेंग संतुष्ट था। उसके जल क्षेत्र में हुई वृद्धि एक सुखद आश्चर्य थी। इस समय वांग टेंग के मन में मौजूद महासागरीय क्षेत्र पूरी तरह से विलीन नहीं हुआ था। अजीब नीले रंग के चिन्ह उभरे और महासागरीय क्षेत्र पर अंकित हो गए। इससे उत्पत्ति के नियमों की एक शक्तिशाली आभा निकल रही थी। पल भर में क्षेत्र बदल गया। यह एक विशाल क्षेत्र में विकसित होने वाला था। समुद्री दुनिया। समुद्र मानो फैल रहा था। वह एक अंतहीन समुद्र था, लेकिन फिर भी फैलता जा रहा था। यह अविश्वसनीय था। पलक झपकते ही महासागरीय क्षेत्र की शक्ति में एक परिवर्तन आया। उसमें संसार की शक्ति का अंश समाहित हो गया और ऐसा प्रतीत हुआ मानो वह सब कुछ अपने भीतर समाहित कर ले। जल का स्रोत 22,000 बटा 70,007वां स्थान। विश्व शक्ति 26,800 बटा 70,007वां स्थान। द ओरिजिन ऑफ वाटर आखिरकार 7वें स्थान पर पहुंच गया है। वांग टेंग बेहद खुश था। अगर वह इसे नहीं बढ़ाता, तो प्रकाश पक्ष में उसकी ताकत अंधकार पक्ष में उसकी ताकत की बराबरी नहीं कर पाएगी। ध्यान रहे, उसके अंधकार का स्रोत, रक्त का स्रोत और मृत्यु का स्रोत, वे सभी 7वें स्थान पर थे। प्रकाश पक्ष की शक्तियों की बात करें तो केवल ओरिजिन ऑफ फ्लेम ही 7वें स्थान तक पहुंच पाया था। ये निराशाजनक था। ऐसे में मेरे प्रकाश तत्व की उत्पत्ति के नियमों की 2 शक्तियां 7वें स्तर पर पहुंच गई हैं। वांग टेंग ने अपने दिल में उमड़ रही खुशी को दबाया और शांत हो गया। यह तो बस शुरुआत थी। शांत रहो। वांग टेंग ने अगले गुण की ओर देखा। विश्व शक्ति का गुण। वांग टेंग को भी इस विशेषता के बारे में चिंता थी। आखिरकार वह तो स्वर्ग स्वामी क्षेत्र के शिखर पर ही था। अगला स्तर ब्रह्मांड स्तर था। विश्व शक्ति एक ऐसी शक्ति थी जिसे ब्रह्मांड स्तर का योद्धा ही ग्रहण कर सकता था। यदि वह समय से पहले ही उन्नत श्रेणी में पहुंच गया होता, तो ब्रह्मांड स्तर पर पहुंचने पर उसकी शक्ति भयावह होती। उसके लिए उन ब्रह्मांड स्तर के मार्शल योद्धाओं की बराबरी करना संभव था। उनकी मार्शल आर्ट की क्षमता में कोई वृद्धि नहीं हुई थी, लेकिन इससे उनकी अन्य शक्तियों को बढ़ाने में कोई बाधा नहीं आई। इस बार उनकी विश्व शक्ति में भी 13,000 अंकों की वृद्धि हुई। इससे 7वें दर्जे की विश्व शक्ति पर उनकी महारत में जबरदस्त वृद्धि हुई। अच्छा, मेरी प्रकाश शक्तियां आखिरकार काम करने लगी हैं। वांग टेंग ने गहरी सांस ली। दूसरे न्यायाधीश गोनग्यांग यू ने उनकी बहुत मदद की। उसे पूरा यकीन था कि अगर वह एक साधारण शाश्वत स्तर का मार्शल योद्धा होता, तो उसे इतने सारे उच्च गुणवत्ता वाले गुण प्राप्त नहीं हो पाते। इसलिए उन्हें गोनग्यांग यू को धन्यवाद देना पड़ा। प्रतिभाशाली लोगों के गुणों के बुलबुले सबसे अच्छे थे। भला वो उन्हें और किससे प्राप्त कर सकता था? वांग टेंग, कोई तुम्हें ढूंढ रहा है। जैसे ही वांग टेंग के मन में राउंड बॉल की आवाज गूंजी, उसी क्षण वह एट्रीब्यूट बबल्स की गिनती पूरी हो गई है। ये कौन है? वांग टेंग ने पूछा। तियानलान जिंगवेई, राउंड बॉल ने उत्तर दिया। वह मुझे क्यों ढूंढ रहा है? वांग टेंग हैरान था। वे यहाँ हैं। वे राख की खानों से संबंधित मामलों को देख रहे हैं। वे चाहते हैं कि आप एक नजर डालें, राउंड बॉल ने कहा। बिल्कुल। वांग टेंग की आंखें चमक उठी।
उसे प्रकाश ब्रह्मांड में स्थित राख की खान में दिलचस्पी थी। वह उठा और पूछा, वे कहाँ है? उसने मुझे पता भेजा। यह इस शून्य युद्ध किले के सबसे निचले स्तर पर है, राउंड बॉल ने कहा। सबसे निचला स्तर? वांग टेंग थोड़ा हैरान था। हाँ, ऐश माइन के हथियार वहीं रखे जाते हैं, राउंड बॉल ने कहा। चलिए एक नजर डालते हैं। वांग टेंग ने बिना झिझक के तुरंत बाहर कदम रखा। उसने एक मेचा पपेट को ढूंढा और उसे अपना इरादा बताया। अनुमति की पुष्टि हो गई है। रोबोट की नीली आंखें झपकी और उसने कहा, श्री वांग टेंग, आपको ऐश माइन के हथियारों का निरीक्षण करने का अधिकार है। कृपया मेरे साथ आइए। फिर ये वांग टेंग को एक विशाल दरवाजे तक ले गया और उसे खोल दिया। अंदर एक सिमुलेशन कक्ष था। यह है, वांग टेंग ने कहा। ये लिफ्ट का केबिन है। इससे श्री वांग टेंग सबसे निचले स्तर तक पहुंच सकेंगे, रोबोट ने कहा। वांग टेंग ने सिर हिलाया और अंदर कदम रखा। बूम! मेचा पपेट उसके पीछे पीछे अंदर आया। उसकी नीली इलेक्ट्रॉनिक आंखों से प्रकाश की एक किरण निकली और धातु की दीवार पर पड़ी। पल भर में दीवार उससे एक चकाचौंध भरी नीली रोशनी निकल रही थी। फिर वांग टेंग को भारहीनता का एहसास हुआ। यह एहसास तीव्र नहीं था। लिफ्ट केबिन बेहद तेज था। अगर ऐसा नहीं होता तो अपनी क्षमता के साथ वह ऐसा नहीं कर पाता। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। कुछ देर बाद लिफ्ट रुक गई और दरवाजा खुल गया। श्री वांग टेंग, कृपया मेरे पीछे आइए। मेचा पपेट ने आगे बढ़कर वांग टेंग को रास्ता दिखाया। कई धातु के गलियारे। किसी को नहीं पता था कि वे कहाँ जाते हैं। वांग टेंग को एहसास हुआ कि यह जगह बेहद अंधेरी थी। रोशनी न के बराबर थी और यहाँ ठंड और सन्नाटा छाया हुआ था। यह ऊपर के वातावरण से बिल्कुल अलग था। स्विश! दरवाजा खुला और मेचा पपेट ने कृपया का इशारा किया। मैं आ गया हूँ। आपकी सेवा में उपस्थित होकर मुझे खुशी हो रही है। वांग टेंग दरवाजे के अंदर झांकते हुए अचंभित रह गया। उसके सामने एक विशाल और विचित्र यांत्रिक आकृति प्रकट हुई। वह देखने में एक आंख जैसी लग रही थी। वांग टेंग के सामने एक विशाल और विचित्र यांत्रिक आकृति प्रकट हुई। उसके चारों ओर एक विशेष नीली गैस थी, जिससे वह थोड़ी धुंधली सी दिख रही थी। पूरा युद्ध किला विशाल था, खासकर उसका सबसे निचला स्तर। जैसा कि पहले बताया गया है, शून्य युद्ध किले का आकार पिरामिड जैसा था। इसका शीर्ष भाग नुकीला था और निचला भाग सबसे चौड़ा था। यह एक महाद्वीप के समान था। उसके सामने का कमरा संभवतः नीचे की आधी जगह घेरता था। वांग टेंग ने चारों ओर देखा लेकिन उसे कमरे का किनारा दिखाई नहीं दिया। एक उच्च स्तरीय मार्शल योद्धा की दृष्टि वैसे भी असाधारण होती है। वांग टेंग की विशेष दृष्टि उसे और दूर तक देखने की क्षमता देती थी। फिर भी वह इस अंतरिक्ष का अंत नहीं देख पा रहा था। इससे साबित होता है कि यह कितना विशाल था। यांत्रिक संरचना ने अधिकांश स्थान घेर रखा था। यह एक भव्य दृश्य था। धातु के तार यांत्रिक ढांचे से जुड़े हुए थे, जिससे नीली रोशनी निकल रही थी। इसका पूरा शरीर एक विशाल आंख जैसा था। यह उजागर यांत्रिक संरचनाओं से घिरा हुआ था और इसके केंद्र में एक विशाल नीला क्रिस्टल था। नीले क्रिस्टल में असंख्य प्रतीक चिन्ह जगमगा रहे थे। उसके चारों ओर गुणों के बुलबुले तैरने लगे। वांग टेंग अचंभित रह गया। यहाँ भी एट्रीब्यूट बबल्स मौजूद है। वांग टेंग मुस्कुराया। उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का प्रयोग किया और गुणज के बुलबुले उठा लिए। मेचा एम्बर आई 250, मेचा एम्बर आई 450, मेचा एम्बर आई 300, मैकेनिकल रून तारांकन 500, मैकेनिकल रून तारांकन 300, मैकेनिकल रून तारांकन 280, मेचा एम्बर आई। वांग टेंग की निगाहें अजीब सी हो गईं। उसने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली और अपने मन में उठ रहे जटिल विचारों में डूब गया। जैसे ही गुणों के बुलबुले उसके दिमाग में समाहित हुए, धीरे धीरे एक विशाल छाया प्रकट हुई। ये वही यांत्रिक शरीर था जिसे उसने अभी अभी देखा था। हालांकि यांत्रिक शरीर के अधिकांश हिस्से धुंधले थे, इसलिए कोई भी इसे स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहा था। इसका केवल एक छोटा सा हिस्सा ही रोशन था। यह उज्ज्वल और साफ था। उसी समय संरचना की संबंधित समझ उनके मन में उत्पन्न हुई और उनके ज्ञान में परिवर्तित हो गई। यह उनकी स्मृति में अंकित हो गई। ऐसा लग रहा था मानो उसने खुद इस रोबोट को बनाना सीखा हो। वांग टेंग एक संत स्तर का लोहार था, इसलिए वह इस ज्ञान को एक नज़र में समझ सकता था।
हालांकि गढ़ने और निर्माण की प्रक्रियाएं अलग अलग थीं, फिर भी उनमें समानताएं थीं, इसलिए अंतर बहुत बड़ा नहीं था। इसके अलावा ये वह ज्ञान था जो उसे गुण बुलबुलों से प्राप्त हुआ था। इसे आत्मसात करने के बाद उसे ऐसा लगा जैसे वह कुछ सीख रहा हो। कुछ वर्षों के लिए मेचा एम्बर आई संत स्तर 7वीं आपदा अपूर्ण 1000/15,000 फाउंडेशन 7वें आपदा संत स्तर वांग टेंग चौंक गया। यह मेचा एम्बर आई एक 7वें विपदा संत स्तर का हथियार। यह उससे एक स्तर ऊपर था। वेम्पायर की ब्लड एम्बर कुल्हाड़ी। ध्यान रहे 6 आपदा और के बीच का अंतर। 7 विपदा सिर्फ एक स्तर नहीं था। 4 से 6 आपदाओं का स्तर एक स्तर था और 7 से 9 आपदाओं का स्तर दूसरा स्तर था। इस प्रकार 7 आपदाओं वाले दिव्य स्तर के हथियार की शक्ति निश्चित रूप से 6 आपदाओं वाले दिव्य स्तर के हथियार की शक्ति से अधिक होगी। वांग टेंग ने सोचा कि पिशाच ने दिव्य स्तर 6 की आपदा का हथियार रक्त अंगारा कुल्हाड़ी तैयार कर रखी है, जो अपने आप में काफी प्रभावशाली है। उसे मेचा जाति से इससे भी बड़ा आश्चर्य मिलने की उम्मीद नहीं थी। ऐश माइन का यह हथियार वैम्पायर की ब्लड एम्बर एक्स को दबाने के लिए काफी था। इससे वांग टेंग की मूल योजना को मजबूती मिली। उसे ब्लड गॉड क्लोन को दोष लेने नहीं देना चाहिए। अगर वह ब्लड एम्बर एक्स को नियंत्रित कर लेता, तो मेचा एम्बर आई से सीधे मुकाबले में उसके जीतने की कोई संभावना नहीं होती। हालांकि ये गुण अभी अधूरा है। मुझे और गुण प्राप्त करने होंगे। वांग टेंग भावुक हो गया। उसने और गुण प्राप्त करने की तैयारी शुरू कर दी। इसी क्षण उनके मन में एक और गुण प्रकट हुआ। वह गुण बदल गया। अजीब नीले रंग के प्रतीक चिन्ह। वांग टेंग आश्चर्य से हौंफ उठा। यह एक ऐसा प्रतीक चिन्ह था जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। यह नीला था, लेकिन ये जल तत्व से बिल्कुल अलग था। रून्स। जल तत्व के प्रतीकों ने उसे कोमलता, सहनशीलता और विशालता का एहसास कराया। यहां तक कि उसमें जीवन शक्ति का भी एहसास था। ठंड का एहसास नहीं हो रहा था। हालांकि ये नीले प्रतीक बेहद ठंडे थे। इनमें कोई जीवन शक्ति नहीं थी। उनमें यह एक फॉर्मूले की तरह था। यांत्रिक प्रतीक चिन्ह। वांग टेंग और भी ज्यादा हैरान था। वह एट्रीब्यूट बबल्स को अवशोषित करते समय जितना चौंका था, उससे भी ज्यादा चौंक गया था। इस प्रकार के प्रतीक चिन्ह क्यों होते हैं? अब उसे पता चल गया था कि रन वास्तव में किसी चीज के साकार रूप का एक रूप थे। उत्पत्ति के नियमों की शक्ति। उन्हें कृत्रिम रूप से सीखा गया था और उकेरा गया था। एक विशिष्ट वाहक जिसे पकड़ा जा सके। बेशक मजबूत और कमजोर रून थे। उदाहरण के लिए, सामान्य रून्स और प्राचीन रून्स में बहुत बड़ा अंतर है। सामान्य रून्स उत्पत्ति के नियमों की शक्ति के अवशेष मात्र थे। वे सबसे सतही भाग थे, इसलिए वे उत्पत्ति के नियमों की शक्ति को पूरी तरह से सक्रिय नहीं कर सकते थे। वे केवल गुणों की सामान्य शक्ति को ही सक्रिय कर सकते थे, जैसे जल, नक्षत्र, बल और शक्ति। कार्यक्षेत्र। चूंकि रून मूल के नियमों की शक्ति की अभिव्यक्ति थे, तो उसके सामने मौजूद यांत्रिक रून का क्या अर्थ था? क्या इस दुनिया में उत्पत्ति के नियम मौजूद है? वांग टेंग हक्का बक्का रह गया। उसे कुछ समझ नहीं आया। लेकिन ये तर्कसंगत था। चूंकि मेचा रेस जैसी एक विशेष जाति मौजूद थी, उत्पत्ति के लिए संगत यांत्रिक नियम अवश्य होने चाहिए। वांग टेंग ने इसके बारे में सोचना बंद कर दिया और अपने द्वारा उठाए गए यांत्रिक प्रतीकों को आत्मसात करना शुरू कर दिया। ये प्रतीक चिन्ह उसके मन में प्रकट हुए और उनसे एक विचित्र शक्ति उत्पन्न हुई। अंततः उसे इस यांत्रिक प्रतीक के बारे में कुछ समझ आ गई। तो ये यांत्रिक प्रतीक है। वांग टेंग ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसकी निगाहें एक पल के लिए रुक गईं। अभी अभी प्राप्त हुए ज्ञान से उसे पता चला कि यह यांत्रिक प्रतीक एक ऐसा प्रतीक है जो मशीन की शक्ति को पूरी तरह से मुक्त कर सकता है। यांत्रिक शक्ति का सर्वोत्तम उपयोग क्या था? उदाहरण के लिए, सामान्य परिस्थितियों में टूट फूट के कारण एक यांत्रिक शरीर अपनी शक्ति का केवल 70% से 80% ही उपयोग कर सकता है। हालांकि यांत्रिक प्रतीकों की सहायता से यह अपनी शक्ति का 100% उपयोग कर सकता है। यह इस सीमा को भी पार कर सकता है। यह तो सिर्फ एक प्रभाव था। इसके विभिन्न उपयोगों को शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए, मेचा जाति के शरीरों पर रन उत्कीर्ण होते थे। इस तरह उनके शरीर अधिक मजबूत और फुर्तीले हो जाते थे। वे सामान्य जीवित प्राणियों से भिन्न नहीं होते थे। यांत्रिक प्रतीकों से सुशोभित ये यांत्रिक शरीर वह सब कुछ करने में सक्षम था जो एक सामान्य जीव कर सकता है। बस फर्क इतना था कि उनके बच्चे नहीं हो सकते थे।
संक्षेप में कहें तो अगर वह यांत्रिक शरीर पर यांत्रिक प्रतीक उकेरता तो इसके लाभ बहुत बड़े होते। मैकेनिकल रून 80/3000 अच्छी तरह से पारंगत। यह अभी सिर्फ अच्छी तरह से वाकिफ होने के स्तर पर है। वांग टेंग ने एट्रीब्यूट बोर्ड पर एक नजर डाली। उसने जो एट्रीब्यूट बबल्स उठाए थे उनसे इस रून में उसकी महारत अच्छी तरह से स्थापित हो गई थी। ये दूसरों के लिए कुछ वर्षों के अनुभव के बराबर था। बुरा नहीं है। उसने मन ही मन सिर हिलाया। यह अच्छी फसल थी। उसे इन प्रतीकों के अस्तित्व के अर्थ की परवाह नहीं थी। उसने पहले ही उन्हें समझ लिया था, इसलिए उसे एक दिन उनकी जरूरत पड़ेगी। हाथ में आया एक पक्षी जंगल में 1000 पक्षियों से बेहतर है। उसके पास वह ज्ञान था या नहीं, यह महत्वपूर्ण नहीं था। महत्वपूर्ण यह था कि क्या उसने उसे समझा। इतना ही नहीं, यह एक सुखद आश्चर्य था। इसके अंदर और अधिक एट्रीब्यूट बबल होने चाहिए। वांग टेंग अंदर चला गया। थोड़ी ही देर में उसने कई एट्रीब्यूट बबल्स देखे और उन्हें उठा लिया। वांग टेंग, आखिरकार तुम आ ही गए। दूर से एक आवाज आई। ये तियानलान शिंगवेई और अन्य लोगों की आवाज थी। सू चेंग, कैंडिस और अन्य शाश्वत स्तर के मार्शल योद्धा भी यहां मौजूद थे। मेचा जाति का एक शाश्वत स्तर का मार्शल योद्धा, स्टार मेचा किंग भी था। वांग टेंग की आंखें चमक उठी। वह पास गया और ऐसा दिखावा किया जैसे उसे पता ही न हो। क्या यह ऐश माइन का हथियार है? जी हाँ, तियानलान शिंगवेई ने सिर हिलाया। इसे मेचा एम्बा आई कहते हैं। यह मेचा जाति द्वारा बहुत समय और मेहनत लगाकर विशेष रूप से विकसित किया गया एक ऐश माइन हथियार है। मेका एम्बा आई, वांग टेंग ने हैरानी जताते हुए कहा। उसने अपने सामने मौजूद यांत्रिक वस्तु को गौर से देखा और बोला, मेका जाति वाकई अद्भुत है। उन्होंने राख की खान जैसा हथियार बना लिया है। हम मेचा जाति ने इस क्षेत्र में कुछ उपलब्धियां हासिल की हैं, स्टार मेचा किंग ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। स्टार मेचा किंग बहुत ही विनम्र है। ब्रह्मांड में हर कोई जानता है कि मेचा जाति कितनी शक्तिशाली है, शाश्वत स्तर के सूचेंग ने कहा। स्टार मेचा किंग ने बस मुस्कुरा दिया। उन्होंने इस विषय पर ज्यादा कुछ नहीं कहा। इसके बजाय उसने वांग टेंग की ओर मुड़कर कहा, संत वांग टेंग, मैं जानता हूं कि आप संत स्तर के लोहार हैं। आपकी दृष्टि में मेचा रेस के मेचा एम्बा आई के बारे में आपका क्या विचार है? 7वें स्तर की आपदा संत का हथियार स्वाभाविक रूप से असाधारण होता है, वांग टेंग ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। क्या स्टार मेचा किंग उसकी परीक्षा लेना चाहता था? ओह, स्टार मेचा किंग अचंभित रह गया। सेंट से यही उम्मीद थी। वांग टेंग, तुमने मेचा एम्बा आई के स्तर को एक ही बार में पहचान लिया। झलक, 7वें आपदा संत स्तर, तियानलान शिंगवेई, सू चेंग और अन्य शाश्वत स्तर के मार्शल योद्धा चकित रह गए। उन्होंने अभी अभी इस हथियार को देखा था और उन्हें पता नहीं था कि यह 7वें आपदा संत स्तर का हथियार है। यह तो अकल्पनीय था। मेचा जाति द्वारा निर्मित हथियार 7वीं आपदा के समय मौजूद था। संत स्तर, यह हथियार एक चिरस्थायी मंच ड्यूक को धमकाने के लिए काफी था। सभी लोग चौंक गए और प्रसन्न हो गए। यदि यह खबर सार्वजनिक हो जाती तो प्रकाश ब्रह्मांड के योद्धाओं में नई ऊर्जा का संचार होता। उसी समय वे वांग टेंग की दृष्टि देखकर चकित रह गए। वे जानते थे कि वांग टेंग यहां पहली बार आया था और यह उसका पहला अनुभव था। उसने मेचा एम्बा आई को देखा। हालांकि वह मेचा एम्बा आई के स्तर का सटीक अनुमान लगाने में सक्षम था। एक संत स्तर के मार्शल योद्धा से यही उम्मीद की जाती है। वांग टेंग मुस्कुराया। उसने एक रहस्यमयी नजर डाली। संत स्तर के द्वितीय पेशे की पहचान अत्यंत महत्वपूर्ण थी। अन्यथा ये शाश्वत स्तर के मार्शल योद्धा उसे सम्मान की दृष्टि से नहीं देखते। इतना अधिक महत्व। दिलचस्प, दिलचस्प। इसी क्षण चारों ओर से एक अजीब सी यांत्रिक आवाज सुनाई दी। दिशाएं। यह विशाल अंतरिक्ष में गूंज रहा था, जिससे यह बताना मुश्किल हो रहा था कि यह कहां से आ रहा है। से आया। वांग टेंग ने अपने चारों ओर नजर डाली। जैसे ही उसने इस जगह पर कदम रखा, उसे महसूस हुआ कि कोई है। उसे घूरते हुए हमेशा किसी न किसी की निगाह उस पर टिकी रहती थी। अब उन्होंने अंततः पुष्टि की कि वास्तव में एक अद्वितीय उपस्थिति थी। यहाँ शासक अज़्यूस। स्टार मेचा किंग हवा में थोड़ा झुका और उसका अभिवादन किया। आदर करना। एक शासक। वांग टेंग चौंक गया। तियानलान शिंगवेई, सू चेंग और अन्य शाश्वत स्तर के मार्शल योद्धा भी चकित रह गए।
उन्होंने जल्दी से हवा में ही झुककर प्रणाम किया और उन्होंने कहा, प्रणाम स्वरूप शासक जी, आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। फिर चारों दिशाओं से एक आवाज आई जो कोमल स्वर में बोली, मैं इस युवक को देखने के लिए बाहर आने से खुद को रोक नहीं पाया। ये खास है। तियानलान शिंगवेई और अन्य लोगों ने वांग टेंग को आश्चर्य से देखा। विशेषकर तियानलान शिंगवेई, उसे बेबसी का एहसास हो रहा था। वह एक असाधारण प्रतिभा का धनी, लेकिन वांग टेंग के सामने वह कुछ भी नहीं था। किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। सबकी निगाहें वांग टेंग पर टिकी थीं। यहां तक कि मेचा जाति का शाश्वत शासक भी चुप नहीं रह सका और बोल पड़ा। यह आश्चर्यजनक था। मेचा की उपस्थिति अत्यंत दुर्लभ थी। सच कहूं तो तियानलान शिंगवेई को भी लगता था कि एक शाश्वत स्तर के ड्यूक को देखना आसान नहीं था। मेचा जाति के शाश्वत शासक होने की तो बात ही छोड़िए, क्या वांग टेंग में किसी प्रकार का करिश्मा था जो इन शक्तिशाली मार्शल योद्धाओं का इतना ध्यान आकर्षित कर सकता था? वह अनुमान लगाने से खुद को रोक नहीं सका। वांग टेंग हैरान था। मेचा जाति का ये शाश्वत स्तर का शासक उसके सामने प्रकट हुआ। उसका मकसद क्या था? वह उनसे बात करने के लिए यहां मौजूद नहीं हो सके। क्या आप हमें कुछ समय के लिए अकेला छोड़ सकते हैं? मैं वांग टेंग से अकेले में बात करना चाहता हूं, शासक अजियुस ने कहा। जी महाराज। स्टार मेचा किंग अचंभित रह गया। उसने सहज ही वांग टेंग की ओर देखा, लेकिन फिर भी सिर हिलाकर तियानलान शिंगवेई और अन्य लोगों के साथ चला गया। उनके जाने के बाद वह स्थान एकदम शांत हो गया। केवल वांग टेंग ही बचा था। शासक अजियुस प्रकट नहीं हुए थे। इससे वह और भी चिंतित और संशय में पड़ गए। सौभाग्यवश ठीक उसी क्षण आकाश से एक नीली छाया निकली और एक छाया में सिमट गई। यह एक गोल यांत्रिक गेंद थी। इसकी सतह से पतले यांत्रिक धागे निकले हुए थे, जो न जाने कहां तक फैले हुए थे। गोल गेंद घूमी और उस पर से दो यांत्रिक आंखें दिखाई दी। वे वांग टेंग को मानवीय और दयालु दृष्टि से देख रही थीं। शासक अजियुस। वांग टेंग अपने सामने रखी यांत्रिक गेंद को अचंभित होकर देखता रहा। उसने सोचा कि मेचा जाति का शाश्वत शासक निश्चित रूप से लंबा कद और मजबूत व कठोर शरीर वाला होगा। कम से कम वह स्टार मेचा राजा जैसा होगा, जिसका यांत्रिक शरीर और मानव शरीर का संयोजन बहुत ही अनोखा था। किसने सोचा होगा कि वहां केवल एक छोटी गोल गेंद होगी? यह उसकी उम्मीद से परे था। मैं हूं। यांत्रिक गोले के भीतर से एक कोमल आवाज आई। आश्चर्यचकित होने की जरूरत नहीं है। मेचा जाति का कोई शरीर नहीं होता। कोई भी रूप केवल बाहरी आवरण होता है। वांग टेंग ने सिर हिलाया। यह अफवाहों के मुताबिक ही था। ऐसा लग रहा था मानो उसके सामने मौजूद यांत्रिक गेंद शासक अजियुस द्वारा बनाई गई एक आकस्मिक आकृति मात्र हो। लेकिन यह अजीब था। वह एक शाश्वत शासक था, लेकिन वह दूसरों के सामने इस तरह प्रकट होने में सक्षम था। यह निराशाजनक था। क्या मैं जान सकता हूं कि शासक ने मुझे यहां रुकने के लिए क्यों कहा? उसने इस बारे में सोचना बंद कर दिया और पूछा, तुम्हारे शरीर पर कोई बुद्धिमान जीव है ना? शासक अजियुस ने अचानक पूछा। वांग टेंग ने आंखें सिकोड़ी। यह पहली बार था जब किसी ने कहा कि उसके अंदर एक बुद्धिमान जीव है। राउंड बॉल की खोज कब हुई थी? राउंड बॉल भी अचंभित रह गया। उसे पता था कि यह मेचा जाति का इलाका है, इसलिए वह वांग टेंग के स्पेस फ्रेगमेंट में छिप गया और उसने युद्ध किले की जांच नहीं की। अंततः इसका पता चल ही गया। चिंता मत करो, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, ज़्यूस के शासक ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। मेरे पास एक बुद्धिमान जीव है। यह मुझे संयोग से मिल गया। वांग टेंग ने धीरे से सिर हिलाया। मेचा जाति के साथ अपने संबंधों को एक तरफ रखते हुए, अपनी वर्तमान स्थिति के आधार पर, उनका मानना था कि मेचा जाति उनके साथ कुछ भी करने की हिम्मत नहीं करेगी। इसलिए उसने इसे स्वीकार कर लिया। क्या आप मेचा जाति की उत्पत्ति के बारे में जानते हैं? शासक ने विषय बदलते हुए अचानक पूछा। मेका जाति की उत्पत्ति? वांग टेंग स्तब्ध रह गया। कुछ देर सोचने के बाद उसने पूछा, क्या ये किसी यांत्रिक शरीर से उत्पन्न कोई विशेष यांत्रिक जीव नहीं है? यह तो जनता को बताने का हमारा बहाना मात्र है। शासक अजियुस ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी। उनके शब्द चौंकाने वाले थे। दरअसल मेचा जाति का हर सदस्य एक बुद्धिमान जीव है। बुद्धिमान जीव? वांग टेंग चौंक गया। उसे आखिरकार समझ आ गया कि दूसरे पक्ष ने राउंड बॉल के बारे में क्यों पूछा था। राउंड बॉल एक अत्यंत दुर्लभ बुद्धिमान जीव था।
ब्रह्मांड में भी राउंड बॉल जैसे बुद्धिमान जीव दुर्लभ थे। केवल शक्तिशाली गुटों के पास ही ये जीव थे। हालांकि वांग टेंग को मेचा रेस से ऐसी उम्मीद नहीं थी। बुद्धिमान जीव, यह उसके लिए बिल्कुल अनजानी दुनिया से अलग था। उसका मानना था कि मेचा जाति एक यांत्रिक जीवन रूप है, मशीनों से जन्मी एक आत्मा है। ठीक वैसे ही जैसे बिजली की आत्मा बिजली से उत्पन्न जीव थी और अग्नि की आत्मा ज्वालाओं से उत्पन्न जीव थी। इस विशाल ब्रह्मांड में मशीनों की तरह ही कोई भी चीज जीवन को जन्म दे सकती है। इसलिए उसे कभी किसी बात का शक नहीं हुआ। लेकिन अब मेचा जाति का ये शासक उसे बता रहा था कि मेचा जाति एक बुद्धिमान जीव है। क्या ये सच था या झूठ था? राउंड बॉल, तुम्हारा क्या विचार है? वांग टेंग ने गहरी सांस ली और मन ही मन पूछा। मुझे भी नहीं पता। राउंड बॉल बुरी तरह से लड़खड़ा गया था। इस मामले का उस पर बहुत बड़ा असर पड़ा था। क्या यह संभव है कि किसी बुद्धिमान जीव का अंतिम रूप मेचा जाति ही हो? यह उसके पहले के विचारों से बिल्कुल अलग था। इसने हमेशा खुद को एक बुद्धिमान जीव माना था, अतीत में भी, अब भी और भविष्य में भी। लेकिन अब किसी ने उसे बताया कि यह एक और विशेष जीव बन सकता है, या फिर किसी प्रजाति का सदस्य भी हो सकता है। ब्रह्मांड में रहने वाले जीवों के लिए नस्ल एक संवेदनशील शब्द था। यह एकजुटता और यहां तक कि आत्मीयता का प्रतीक था। ब्रह्मांड विशाल था। इसमें कोई भी जीव स्वयं को अत्यंत छोटा और अकेला महसूस करेगा। लेकिन अगर कोई प्रतिस्पर्धा होती, तो वे कम से कम थोड़ी सी गर्माहट तो महसूस कर सकते थे। अगर आप अचानक इस विशाल ब्रह्मांड में अपनी ही जाति के किसी व्यक्ति से मिले और आपको एहसास हो कि आप अकेले नहीं हैं, तो आपको कैसा लगेगा? यह एक नस्ल की ताकत थी। आपको किसी बात पर शक करने की जरूरत नहीं है। ज़्यूस के शासक ने धीरे से कहा, मुझे तुमसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, है ना? उसने एकवचन तुम की जगह बहुवचन तुम का प्रयोग किया। उसे पता था कि राउंड बॉल भी सुन रहा है। आप ये भी कह सकते हैं कि उसका निशाना राउंड बॉल था। मुझे आश्चर्य है कि शासक ने हमें ये जानकारी क्यों दी? वांग टेंग ने तीखी निगाहों से सीधे पूछा। क्या आप अपने भीतर मौजूद बुद्धिमान जीव को बाहर आकर मुझसे मिलने दे सकते हैं? शासक एजियस ने मुस्कुराते हुए पूछा। वांग टेंग ने सिर हिलाया और राउंड बॉल को प्रकट होने के लिए कहा। उसे इस बात की चिंता नहीं थी कि मेचा जाति कोई परेशानी खड़ी करेगी। राउंड बॉल के साथ उसका रिश्ता ऐसा नहीं था जिसे कुछ शब्दों से तोड़ा जा सके। वे धरती से आए थे और अब तक एक दूसरे का साथ देते रहे। उसे राउंड बॉल पर पूरा भरोसा था। राउंड बॉल को भी उस पर पूरा भरोसा था। प्रणाम, शासक आजियस। राउंड बॉल वांग टेंग के कंधे पर बैठ गई और मेचा जाति के शासक को सलाम किया। स्वर्ग लोक का बुद्धिमान जीव। शासक एजियस की नीली आंखें राउंड बॉल को देखते हुए थोड़ी चमक उठी। वह थोड़ा खुश लग रहा था। तुम्हारे लिए इस स्तर तक पहुंचना आसान नहीं है। नहीं, वांग टेंग ने मुझे स्वर्ग लोक में प्रवेश करने में मदद की। राउंड बॉल ने सिर हिलाया। उसके बिना मुझे शायद ब्रह्मांड लोक में ही लंबे समय तक रहना पड़ता। बुद्धिमान जीव के स्तर को ऊपर उठाना कितना कठिन है, यह मुझसे बेहतर शासक को ही पता होना चाहिए। ओह! शासक अजीज ने आश्चर्य से वांग टेंग की ओर देखा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वांग टेंग इसकी क्षमता बढ़ाने में मदद कर पाएगा। यह महज एक संयोग था। वांग टेंग ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। शासक एजियस जानता था कि यह एक रहस्य है, इसलिए उसने आगे पूछताछ नहीं की। चूंकि तुमने पहले ही अपना स्तर बढ़ा लिया है, इसलिए तुम्हें पता होना चाहिए कि कैसे किसी बुद्धिमान जीव का पालन पोषण करना कठिन है। सचमुच, यह आसान नहीं था। वांग टेंग ने सहमति में सिर हिलाया। उसने एक बूढ़े पिता को अपने बेटे का पालन पोषण करने में कठिनाई हो रही है वाला भाव। राउंड बॉल ने चुपके से अपनी आंखें घुमाई। वह उसे बेनकाब नहीं करना चाहती थी। क्या यह वाकई मुश्किल था? मुझे ऐसा नहीं लगता। जब तक इस व्यक्ति की इच्छा होती थी, वह अपनी मनमानी करता रहता था। ध्यान रहे, वह अकेला ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसने पदोन्नति पाई। वांग टेंग का अन्य पालतू जानवरों की संख्या भी बढ़ी। इसका बड़े पैमाने पर उत्पादन किया गया था। दूसरे लोग ऐसा नहीं कर पाएंगे। यह असंभव था। अगर वह इसे एक अंक से बढ़ा पाता तो भी काफी होता। अव्यवस्थित अनचार्टेड अवसरों से भरा प्रतीत होता था, लेकिन ऐसा नहीं था। दरअसल ये खतरों से भरा है।
यहाँ तक कि स्टेलर अकादमी के प्रतिभाशाली मार्शल योद्धा भी अगर इसमें प्रवेश करे तो शायद उन्हें कोई लाभ न मिल पाए। अतीत में वांग टेंग जिन ब्रह्मांडीय स्तर के मार्शल योद्धाओं से मिले थे, वे इसका सबसे अच्छा प्रमाण थे। अगर वांग टेंग ने उनकी मदद नहीं की होती, तो शायद उनका अंजाम गंभीर हो सकता था। घायल, इसलिए वांग टेंग का अनुसरण करना मुश्किल नहीं होगा। अवसर अवश्य मिलेंगे। पृथ्वी छोड़ने के बाद उन्होंने भले ही कई चीजों का अनुभव किया हो, लेकिन वास्तव में ज्यादा समय नहीं बीता था। स्वर्ग स्तर के मार्शल योद्धाओं की तो बात ही छोड़िए, यहां तक कि ग्रह स्तर के मार्शल योद्धाओं के लिए भी यह समय अवधि अविश्वसनीय रूप से छोटी थी। शासक अजीज को नहीं पता था कि राउंड बॉल क्या सोच रहा है। उन्होंने अर्थपूर्ण स्वर में कहा, क्या तुम जानते हो कि किसी बुद्धिमान जीव को विकसित करने का सबसे कठिन हिस्सा उसका स्तर नहीं होता, बल्कि ब्रह्मांड से उसकी सीमा होती है। शाश्वत स्तर तक का स्तर। मेचा जाति में एक कहावत है जिसे शाश्वत श्रृंखला कहते हैं, अनंत श्रृंखला। वांग टेंग और राउंड बॉल ने ये शब्द पहली बार सुना था। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा। बिल्कुल सही, एक सामान्य जीव के लिए शाश्वत स्तर तक पहुंचना बेहद मुश्किल है। लाखों जीवों में से एक भी शाश्वत स्तर का योद्धा नहीं हो सकता, शासक अजियस ने धीरे से कहा। बुद्धिमान जीव के लिए ब्रह्मांडीय स्तर से शाश्वत स्तर तक पहुंचना लगभग असंभव है।